बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। किसी भी सॉलिड को जब हम मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हीट करते हैं, यानी किसी सॉलिड का टेम्परेचर अगर हम मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर ले जाएं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह लिक्विड को अगर कूल डाउन करें और उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ले आएं तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अलबत्ता मेल्टिंग पॉइंट पर अगर प्रेशर चेंज ना करें तो सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी यही है कि मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में हों एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली अगर लिक्विड को हीट करें और लिक्विड का टेम्परेचर अगर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर ले जाएं तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेपर को अगर कंडेंस करें और उनका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ले आए तो लिक्विड तो वेपर्स कन्वर्ट हो तो वेपर्स कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अलबत्ता बॉइलिंग पॉइंट पर अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे तो लिक्विड और वेपर में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। और यही बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जिस पर अगर प्रेशर मेंटेन रखा जाए तो लिक्विड और वेपर या लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में होती हैं। तो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान जो इक्विलिब्रियम है इसे कहते हैं फेज इक्विलिब्रियम। सिमिलरली लिक्विड और वेपर के दरमियान जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है ये भी फेज इक्विलिब्रियम है। इसी तरह के फेज इक्विलिब्रियम और भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर कुछ सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। तो सॉलिड और वेपर के दरमियान भी एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है जिसको सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जो किसी सब्सटेंस की दो फेजेस के दरमियान एस्टेब्लिश हो उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं फेज इक्विलिब्रियम। और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। तो फेज इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन करते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फेजेस ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड फेज इक्विलिब्रियम। और फेज इक्विलिब्रियम की एग्जांपल सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। सिमिलरली एक और फेज इक्विलिब्रियम है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम दैट इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। एंड another phase equilibrium is solid vapor equilibrium that is observed during sublimation and condensation. इसी तरह सॉलिड की दो एलोट्रोपिक फॉर्म के दरमियान भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है जिसको हम सॉलिड सॉलिड इक्विलिब्रियम कहते हैं। एंड सॉलिड सॉलिड इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ ए सॉलिड। तो ये डिफरेंट फेज इक्विलिब्रियम है। फेज इक्विलिब्रियम उस वक्त एस्टेब्लिश होते हैं जब किसी सब्सटेंस की दो फॉर्म्स की किसी सब्सटेंस की डिफरेंट फेजेस हैं लेकिन उनकी गिब्स एनर्जी सेम है। फेज इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड इफ बोथ फेजेस हैव सेम गिब्स एनर्जी एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सब्सटेंस की दो डिफरेंट फेजेस हों और उन दोनों फेजेस की गिब्स एनर्जी सेम हो तो उन दोनों फेजेस में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट पर अगर हम टेम्परेचर चेंज ना करें तो सॉलिड और लिक्विड की गिब्स एनर्जी सेम होती है, इसलिए दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट पर अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर चेंज ना करें तो लिक्विड और वेपर की गिब्स एनर्जी सेम होती है, उनमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। जब आप टेम्परेचर या प्रेशर में से एक फैक्टर भी चेंज करते हैं, यानी आइदर आप टेम्परेचर चेंज करें और प्रेशर चेंज करें, तो उस सूरत में किसी एक फेज की गिब्स एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और वो फेज दूसरी फेज में कन्वर्ट हो जाएगी जिसकी गिब्स एनर्जी कम होगी। अगर आप सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें और टेम्परेचर को इंक्रीज करके आप मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर ले आए तो सॉलिड की गिब्स एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करें बिलो फ्रीजिंग पॉइंट तो फिर लिक्विड की गिब्स एनर्जी ज्यादा होगी और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, क्योंकि चीजें हायर गिब्स एनर्जी से लोअर गिब्स एनर्जी में
की तरफ मूव करती हैं। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में गिब्स एनर्जी चेंज नेगेटिव होनी चाहिए, यानी फाइनल स्टेट की गिब्स एनर्जी कम होनी चाहिए, इनिशियल स्टेट की गिब्स एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। देन G2 माइनस G1 विल बी नेगेटिव एंड प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। अब एक सब्सटेंस की दो डिफरेंट फेजेस हैं और वो फेज इक्विलिब्रियम पर हैं। इस वक्त अगर आप टेम्परेचर या प्रेशर में से कोई एक पैरामीटर भी चेंज करें, आइदर टेम्परेचर इज चेंज्ड और प्रेशर इज चेंज्ड, देन देयर इज नो मोर इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन ना रहने का मतलब है कि कोई एक फेज डिसअपियर हो जाएगी। जैसे हमने कहा कि अगर आप सॉलिड का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर ले जाएं तो सॉलिड डिसअपियर होगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो ले जाएं तो लिक्विड डिसअपियर होके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर सॉलिड और वेपर का इक्विलिब्रियम है और आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो लिक्विड डिसअपियर होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो इक्विलिब्रियम था सॉलिड, जो इक्विलिब्रियम था लिक्विड और वेपर का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ली शार्टलर प्रिंसिपल। और अगर आप वेपर्स का टेम्परेचर डिक्रीज करते करते उसे बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ले जाएं तो लिक्विड की गिब्स एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, वेपर्स की गिब्स एनर्जी ज्यादा हो जाएगी लिक्विड की गिब्स एनर्जी से। इस केस में वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन वी मेंटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फेजेस बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब सवाल यह है कि टेम्परेचर और प्रेशर को हम चेंज करके इक्विलिब्रियम को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढा क्लैपिरॉन ने। बेनॉइड क्लैपिरॉन in 1834 he published a solution to this problem। अब उसने कहा सपोज करें हमारे पास एक लिक्विड है और वो लिक्विड अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है। जब दोनों लिक्विड और वेपर की गिब्स एनर्जी सेम होगी उस सूरत में इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। अब यहां पर ये ख्याल रखिएगा कि यहां पर हम गिब्स एनर्जी की बात नहीं करेंगे, मोलर गिब्स एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि गिब्स एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। और मोलर गिब्स एनर्जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। क्योंकि अगर हमारे पास किसी समंदर में आइस का एक छोटा सा पीस है तो ओवरऑल समंदर के पानी की गिब्स एनर्जी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू गिब्स एनर्जी ऑफ आइस। तो हम गिब्स एनर्जी की बजाय मोलर गिब्स एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि मोलर गिब्स एनर्जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। अब अगर हम लिक्विड वेपर की बात करें, मोलर गिब्स एट इक्विलिब्रियम मोलर गिब्स एनर्जी ऑफ वेपर इज इक्वल टू मोलर गिब्स एनर्जी ऑफ सॉलिड, मोलर गिब्स एनर्जी ऑफ लिक्विड। दिस इज इक्वेशन 1। लेकिन गिब्स एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हम चेंज इन गिब्स एनर्जी की बात करेंगे। अब यहां पर फिर अगेन लेट मी मेक इट क्लियर हियर, जीवी बार is Gibbs in molar Gibbs energy of vapors and GL bar is molar Gibbs energy of liquid। अब हमने मोलर गिब्स एनर्जी की बात इसलिए की है बिकॉज गिब्स एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बट मोलर गिब्स एनर्जी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो व्हेन एवर मोलर गिब्स एनर्जी ऑफ वेपर इज ग्रेटर देन मोलर गिब्स एनर्जी ऑफ लिक्विड देन चेंज इन गिब्स एनर्जी इज नेगेटिव। अब जब वेपर कन्वर्ट होंगे लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड की गिब्स एनर्जी कम है वेपर से, लिहाजा डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एंड प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। इन दिस केस वेपर्स विल बी स्पॉन्टेनियसली कंडेंस्ड इनटू लिक्विड। और अगर इसके रिवर्स हो जाए, यानी अगर लिक्विड की गिब्स एनर्जी ज्यादा हो वेपर से, देन मोलर गिब्स एनर्जी ऑफ लिक्विड माइनस मोलर गिब्स एनर्जी ऑफ मोलर गिब्स एनर्जी ऑफ वेपर माइनस मोलर गिब्स एनर्जी ऑफ लिक्विड, ये डिफरेंस नेगेटिव होगा
and liquid will be spontaneously converted to vapors. अगर infinitesimal change हो टेम्परेचर या प्रेशर में, then there will be infinitesimal change in Gibbs energy of both phases and equilibrium can be established. क्योंकि गिब्स एनर्जी चाहे एक्सटेंसिव हो या मोलर गिब्स एनर्जी हो, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते. वी कैन फाइंड चेंज इन गिब्स एनर्जी, और चेंज इन गिब्स एनर्जी हम यहां पर यह कहेंगे कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर में एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज आए, इफ देयर इज वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर, then there will be very small change in Gibbs energy, and even then we can establish equilibrium. Then change in Gibbs energy, molar Gibbs energy of vapor is equal to change in molar Gibbs energy of liquid. This is the condition of equilibrium. यहाँ पर equilibrium establish होगा. And we know, एक हमारे पास equation जो हमने बड़ी दफा लिखी है, dg is equal to vdp minus sdt. Now अगर हम वॉल्यूम की बजाय मोलर वॉल्यूम की बात करें और एंट्रोपी की बजाय मोलर एंट्रोपी की बात करें, तो इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यूजिंग मोलर क्वांटिटीज. We can write, let's suppose ये इक्वेशन है 2a. अब इस इक्वेशन 2a को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. We can write इक्वेशन 2a as in this form. अब हमने इक्वेशन 2a को इस फॉर्म में लिख लिया. ये अब हमने गिब्स एनर्जी की जगह मोलर गिब्स एनर्जी लिख लिया, वॉल्यूम की जगह मोलर वॉल्यूम लिख लिया, और एंट्रोपी की जगह मोलर एंट्रोपी लिख लिया. यानी हमने एक्सटेंसिव क्वांटिटीज की जगह इंटेंसिव प्रॉपर्टीज लिख ली. नाउ फॉर लिक्विड फेज वी कैन राइट लाइक दिस. इसे कहते हैं 2c and this is 2d. This is change in molar Gibbs energy of liquid, and this is equation 2d gives change in molar Gibbs energy of vapors. यहां पर हमने मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को मोलर वॉल्यूम लिख लिया, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड को मोलर एंट्रोपी ऑफ लिक्विड लिख लिया, और यही क्वांटिटीज हमने वेपर्स के लिए लिखी. तो इक्वेशन 2c से dgl की वैल्यू और इक्वेशन 2c से चेंज इन मोलर गिब्स एनर्जी ऑफ लिक्विड की वैल्यू लें, और इक्वेशन 2d से मोलर गिब्स एनर्जी चेंज इन मोलर गिब्स एनर्जी ऑफ वेपर्स की वैल्यूज लें, और ये वैल्यूज इक्वेशन 2 में पुट कर दें यहां पर. अब ये देखें, हमने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं. ये हमने वैल्यूज पुट कर दी. इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज किया, वॉल्यूम के दोनों लिक्विड और वेपर के वॉल्यूम को कंबाइन कर दिया और इनकी एंट्रोपीज को कंबाइन कर दिया. देन चेंज इन वॉल्यूम, और इस तरफ राइट हैंड साइड पर चेंज इन एंट्रोपी. चेंज इन मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. द डिफरेंस ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डेल्टा वी इंफिनिट, डेल्टा वी बार, that is change in molar volume of liquid, change in molar volume. Similarly this is change in molar entropy. तो ये वैल्यूज हमने यहां पर पुट कर दी. और इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके हमने इस फॉर्म में लिख दिया. ये इक्वेशन कहलाती है क्लैपेरॉन इक्वेशन. इक्वेशन 3 इज कॉल्ड क्लैपेरॉन इक्वेशन. इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें. एज वी नो
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और इसी इक्वेशन को अगर हम मोलर क्वांटिटीज की फॉर्म में लिखें, यानी डेल्टा जी की जगह हम मोलर चेंज इन गिब्स एनर्जी, इंथैल्पी चेंज की जगह मोलर इंथैल्पी चेंज, और एंट्रोपी चेंज की जगह हम मोलर एंट्रोपी चेंज अगर लिखें तो ये इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिखेंगे। और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए, चूंकि हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी विल बी 0। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो मोलर एंट्रोपी चेंज की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। मोलर एंट्रोपी चेंज की ये वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ मोलर एंट्रोपी चेंज वी कैन पुट इट हियर, यहां पर हम इक्वेशन 3 में पुट करें। अब ये देखें, ये हमने वैल्यू पुट कर दी है मोलर एंट्रोपी चेंज की। This equation 4 is called Clapeyron equation, and this equation is applicable on all types of phase equilibria, चाहे solid liquid equilibrium हो, liquid gas equilibrium हो, solid vapor equilibrium हो, या solid solid equilibrium हो, हर तरह के equilibria पर ये equation applicable है। और इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए हमें डेल्टा एच और डेल्टा वी, यानी मोलर एंथैल्पी चेंज एंड मोलर वॉल्यूम चेंज, इसकी वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। वी शुड नो द वैल्यू ऑफ मोलर एंथैल्पी चेंज एंड मोलर वॉल्यूम एंड चेंज इन मोलर वॉल्यूम। ये दोनों क्वांटिटीज यानी चेंज इन मोलर एंथैल्पी एंड चेंज इन मोलर वॉल्यूम, ये टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर हम कहें कि देयर इज वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर एंड वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर, देन हम डेल्टा एच मोलर एंथैल्पी चेंज और मोलर वॉल्यूम चेंज को कांस्टेंट ले सकते, कंसीडर कर सकते हैं। अगेन लेट मी रिपीट, चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि अगर किसी प्रोसेस में देयर इज वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर और वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर, देन वी कैन assume that molar enthalpy change and molar volume change is constant. We can take values of, we can assume that values of delta H and delta V are constant, in short range of temperature and pressure. Now इसी इक्वेशन को, इक्वेशन 4 को अगर हम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पर अप्लाई करें, अब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पर जब अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच बार को हम कहेंगे डेल्टा एच बार एफ। डेल्टा एच बार एफ इज मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, और मोलर हीट ऑफ फ्यूजन मीन द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू वेपर at melting point at atmospheric pressure। और यहां पर P मैकेनिकल प्रेशर है that is applied on vapors, that is applied being applied on system। T is melting point। delta V bar change in molar volume is the difference of molar volume of liquid and molar volume of solid। solid liquid equilibrium में मोलर एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव। चूंकि आप सॉलिड को हीट देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, इट मीन दिस प्रोसेस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। और जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो आमतौर पर वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। इन मोस्ट ऑफ केसेस डेल्टा वी बार इज पॉजिटिव, लेकिन कुछ केसेस में जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम चेंज नेगेटिव होती है। In some cases there is decrease in volume when solid is converted to liquid। For example, जब
वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जब गैलियम और बिस्मथ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो इन कुछ केसेस में जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो मोलर वॉल्यूम चेंज इज नेगेटिव। इसलिए हम कहते हैं कि फॉर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम change in molar heat of fusion is always positive and change in molar volume is positive in most of cases. वॉल्यूम में चेंज ज्यादातर केसेस में पॉजिटिव होती है, however there are some exceptional cases are there. Change in molar volume is negative in some cases such as in case of water, gallium and bismuth. अगर हम बात करें लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की, तो मेरा ख्याल है यहां से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को। तो ये हमने अब तक क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को डिस्कस किया है इन फॉर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फॉर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।